A very good evening to all of you. I welcome you back to my channel that is Venus Law Classes. लॉ को इन डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। लास्ट के वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन पीसीएमए पे। वीडियो नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था कि स्टेटस क्या होगा चाइल्ड मैरिज का अंडर डिफरेंट लॉज। सेक्शन नंबर 3 ऑफ पीसीएमए से हमें पता चला था कि ऐसी मैरिजेस वॉइडेबल इन नेचर होती हैं। वॉइडेबल इन नेचर एज इन कि जो भी पार्टी जब मैरिज को सोलमनाइज किया गया उस समय पर चाइल्ड थी विद इन द प्रोविजन ऑफ पीसीएमए, यानी कि फीमेल लेस देन 18 ईयर्स, मेल लेस देन 21 ईयर्स, वो पार्टी मूव कर सकती है कोर्ट के पास और वो ऐसी मैरिजेस को एनल करा सकती है डिक्री ऑफ नलिटी लेकर। सो अगर ऐसी पार्टी इस राइट को एक्सरसाइज करती है जो कि सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है, सो क्या आपको कोई राइट मिलेगा? तो अगर सपोज करो फीमेल वो सिर्फ 15 साल की हैं और वो ये डिसाइड करती हैं कि मुझे इस मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना है, आई वॉन्ट टू एनल दिस मैरिज एंड दैट इज वाई शी मूव टू द कोर्ट, क्या उनको मेंटेनेंस मिल सकती है? क्या उनको रेजिडेंस का राइट मिल सकता है? आंसर इज यस। सो सेक्शन नंबर 4 ऑफ पीसीएमए हमें बताता है कि एक फीमेल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को मेंटेनेंस मिलती है उनके मेल पार्टनर से। और सपोज करो मेल अगर माइनर होते हैं तो मेल के पेरेंट्स उनको मेंटेनेंस देते हैं। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करो कि कभी कोई चाइल्ड हो जाता है ऐसी मैरिज से, तो क्या चाइल्ड को भी कस्टडी और मेंटेनेंस मिल सकती है? सेक्शन नंबर 5 पीसीएम में हमें बताता है कि चाइल्ड को भी हम मेंटेनेंस और कस्टडी की बात कर सकते हैं। चाइल्ड की कस्टडी को डिसाइड करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, जिसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ सेक्शन नंबर 13 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के साथ। वो भी आपको यही बताता है कि जब आप चाइल्ड की कस्टडी पे बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेटस क्या होता है ऐसे चाइल्ड का who was begotten under a child marriage। सो ऐसे चाइल्ड लेजिटिमेट होते हैं। सेक्शन नंबर 6 हमें क्लैरिफाई कर देता है कि चाहे एनलमेंट से पहले या एनलमेंट के बाद अगर कोई भी चाइल्ड कंसीव होता है तो वो चाइल्ड हमेशा लेजिटिमेट रहता है। तभी हम उस चाइल्ड को मेंटेनेंस एक्सेट्रा भी कंसिडर कर रहे हैं इन सेक्शन नंबर 5। सो ये तो सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। बट आज की जो क्लास में मेरा इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है कि जब लॉ में एम्बिग्विटी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे रिजॉल्व करती है। रादर सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई भी कल को अगर आप भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनते हैं, आप भी अगर सिविल जज बनते हैं और आपको कोई लॉ एम्बिग्वेट, आपको लगता है कि ये प्रोविजन में एम्बिग्विटी है, सो हम कौन सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं जिससे हम उस एम्बिग्विटी को दूर कर सकते हैं। सो अगर आपके प्रोविजन की लैंग्वेज बहुत क्लियर होती है तो आप चाहते हो लिटरल इंटरप्रिटेशन से, यानी कि जो जैसा लिखा है आप उसको वैसा ही रीड करते हो, वैसा ही कॉन्स्ट्रू करते हो। बट सपोज अगर एक प्रोविजन एम्बिगस होता है तो आप लगाते हो रूल ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, जिसका मतलब होता है कि फिर आप जानने की कोशिश करते हो कि इस लॉ का पर्पस क्या था। सो आप फिर प्रोविजन को वैसी इंटरप्रिटेशन देते हो जो हेल्प करता है उस पर्पस को अचीव करने के लिए। ऐसा ही एक एम्बिग्विटी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई एक केस में, जिसका मैं आज आपको पूरा केस कराऊंगी और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया वो भी बताऊंगी। पर उससे पहले हम प्रोविजन पढ़ते हैं। पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड, whoever being a male adult above the age of 18 years, कि अगर मेल हो आप और आपकी जो एज है वो 18 से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या होती है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ पीसीएमए, चाइल्ड मैरिज होती है जब ईदर पार्टी टू द मैरिज
इज अ चाइल्ड। जब कोई भी पार्टी चाइल्ड होती है तो हम उसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं। सो चाइल्ड कौन होता है? 18 and 21 is the age, shall be punishable with rigorous imprisonment which may extend to 2 and the fine which may extend to 1 lakh rupees। सो आज जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाली हूँ, पहले मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देती हूँ, फिर हम ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर है, जिसे पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। सी इस केस में क्या हुआ कि जो आपके मेल थे वो तो 18 ईयर्स से ज़्यादा के थे। सो वो 18 से 21 की एज में थे, यानी कि एज पर द प्रोविजन वो चाइल्ड थे। लेट्स से ही इज ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज। और जो यहाँ पर फीमेल थी वो एडल्ट थी। एडल्ट एज इन शी इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब ये दोनों कंसेंट से शादी करते हैं। सो इनके जो पेरेंट्स होते हैं फीमेल के, वो इस मेल को बुक कर देते हैं अंडर सेक्शन नंबर 9। और वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एज पर द प्रोविजंस ऑफ पीसीएमए ये एक चाइल्ड मैरिज है, और सेक्शन नंबर 9 में लिखा कि कोई भी अगर मेल एडल्ट चाइल्ड मैरिज करते हैं तो वो एक ऑफेंस होगा, जिसके लिए आपको मैंने पनिशमेंट अभी स्क्रीन पर दिखाया है। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो फीमेल है वो एडल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या इस केस में भी मेल को हम पनिशमेंट दे सकते हैं, जहाँ पर वो खुद ही एक चाइल्ड है, और हम उसको एक रेमेडी भी दे रहे हैं कि बीइंग अ चाइल्ड आप इस मैरिज को सेक्शन नंबर 3 में वॉइडेबल करा लो। क्या हम एक ऐसे मेल को पनिश कर सकते हैं जो मैरिज कर रहे हैं एक फीमेल एडल्ट के साथ? बिकॉज वर्ड्स जो यूज हुए थे ना सेक्शन नंबर 9 में, वो यही हुए थे, व्हेन अ मेल एडल्ट ही कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एम्बिग्विटी को दूर करना पड़ेगा। कैसे? कि ये जो वर्ड्स हैं, व्हेन अ मेल एडल्ट अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, when a male adult above 18 years of age marries a child। यानी कि अगर फीमेल 18 ईयर्स से कम की है, अगर फीमेल चाइल्ड है विद इन द प्रोविजंस ऑफ पीसीएमए, हम तभी इसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? एक ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हम मेल को पनिश नहीं कर सकते। क्यों? अब इसको ये बहुत इनजस्टिस हो जाती कि आप एक एडल्ट से मैरिज कर रहे हो और आप खुद ही एक चाइल्ड हो एज पर द प्रोविजंस, और आपको ही हम पनिश कर रहे हैं। सो ये इनजस्टिस ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल लगाया पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का पर्पस क्या था। इस एक्ट का पर्पस सोशल रियलिटी को देखते हुए ये था कि जो भी हमारी चाइल्ड ब्राइड हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज आर्टिकल 15(3) भी हमें यही बताता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन। और क्योंकि हमारी सोशल रियलिटी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा बार यही होता है कि एक फीमेल चाइल्ड ही विक्टिम बनती है चाइल्ड मैरिजेस की। तो इसलिए हमने इस लॉ को ऐसे इंटरप्रेट किया कि अगर चाइल्ड है, और हमने थोड़ा सा हेल्प मार्जिनल नोट से भी लिया जिसमें लिखा हुआ था पनिशमेंट फॉर मेल एडल्ट मैरिंग अ चाइल्ड। तो अगर एक एडल्ट लेडी है तो ऑब्वियसली वो चाइल्ड नहीं है। सो दैट इज वाई इस वाले केस में मेल की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी थी। तो अगर अब आप सेक्शन नंबर 9 को पढ़ें तो प्लीज मेरे इस केस को अच्छे से पढ़ें, सो दैट आपको सेक्शन नंबर 9 का ट्रू कंस्ट्रक्शन पता चल पाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बेयर एक्ट पढ़ के चले गए, यू हैव टू गो बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सो शांतना गोधार जस्टिस जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने ये डिसीजन दिया था। काइंडली गो बाय द जजमेंट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट। सो आप स्क्रीन को पॉज करके इसके की टेकआउट्स ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि हमें पनिशमेंट्स एक्सेट्रा बताता है। इसे भी आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, और आप बेयर एक्ट से भी देख सकते हैं। सेक्शन नंबर 11 ऑल्सो इट टेल्स यू अबाउट द पनिशमेंट्स एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पर एक चीज मिल रही होगी कि
ये पनिशमेंट देता है फॉर प्रमोटिंग एंड परमिटिंग सोलमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। पर यहाँ पर कह देता है कि नो विमेन शैल बी पनिश्ड। सो मैंने आपको पहले वीडियो नंबर 1 में बताया था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया था कि अगर जो हमने ये एग्जाम्पशन दिया है विमेन को, ये एक मेजर कारण बनता है कि आप पनिशमेंट से बच जाते हैं। पनिशमेंट से कैसे बच जाते हैं? बिकॉज आप विमेन को आगे कर देते हो एंड यू आप विमेन को आगे कर देते हो और अपना जो आपका रोल होता है आप उसको छिपा लेते हो। बिकॉज इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम विमेन को पनिश नहीं कर सकते इम्प्रिजनमेंट से। सो दैट इज वाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है, ये जो एक्सेप्शन है हमें इसको रिमूव करना चाहिए सो दैट एवरी पर्सन हु इज कमिटिंग अ क्राइम कैन बी बुक्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। आगे चलते हैं। सो मैंने आपको एक इंडिपेंडेंट थॉट का इस पे पॉइंट बताया। सो अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि क्या मैरिज वॉइड भी हो सकती है? वेदर अ चाइल्ड मैरिज कैन बी वॉइड ऑल्सो। बिकॉज हमने पढ़ा कि वॉइडेबल हो सकती है, वैलिड हो सकती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर आ गए कि क्या चाइल्ड मैरिज वॉइड भी होती है? सो आंसर टू दिस इज yes. If we read section number 12 of PCMA, we come to the conclusion कि चाइल्ड मैरिज तो वॉइड भी हो सकती है। कब कब हो सकती है? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। अगर हम किसी को चाइल्ड को फोर्स से या फिर हम डिसीटफुल मैनर में उसको किसी लॉफुल गार्डियनशिप से अगर सपोज किडनैप कर ले, तो उस केस में हो सकता है कि चाइल्ड मैरिज वॉइड हो। या फिर हम उसे डिसीटफुल मीन्स से ये करें कि ही शुड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर हम किसी चाइल्ड को सेल ऑफ कर दे फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज, या फिर झूठी मैरिज सेरेमनी कर दी जाए एंड उसका पर्पस हो कि माइनर को सेल ऑफ कर दिया जाएगा। सो ऐसे केसेस में ये मैरिज नल एंड वॉइड होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी नहीं उठता कि क्या ये वॉइडेबल होगी, क्लियर कट केस होगा कि ये मैरिज वॉइड है, वॉइड है। आगे चलेंगे इसी के साथ कि अगर सपोज ये चीज पता चलती है कि चाइल्ड मैरिज होने वाली है, क्या आप इंजंक्शन ले सकते हो? इंजंक्शन मतलब जब आप प्रोहिबिट करते हो किसी एक्ट को होने से, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि ये चाइल्ड मैरिजेस होने वाली है। और एक्ट का प्रोविजन बहुत ही वाइड है, इवन सुओ मोटो ऑल्सो आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। सो सुओ मोटो भी अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पता चलता है कि एक मैरिज सोलमनाइज होने वाली है, तो वो भी इंजंक्शन दे सकते हैं। और अगर सपोज करो कि इंजंक्शन था फिर भी वो मैरिज को सोलमनाइज कर दिया गया, तो ऐसे केस में चाइल्ड मैरिज वॉइड होगी। यानी कि अगर मैं सेक्शन नंबर 12 के 3 इंस्टांसेस प्लस 14 को कंबाइन कर दूं, तो चाइल्ड मैरिज का स्टेटस निकल कर आता है कि वो वॉइड हो जाएगी। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर। एक्ट के जो ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल नेचर का ऑफेंस है। सेक्शन नंबर 16 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी के बारे में बात करता है जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। हर स्टेट में ये ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जिनका क्या काम होगा? देखो ये चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट से रीड करनी होती हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सो ये प्रिवेंट करे चाइल्ड मैरिजेस को। अगर सपोज करो हमें प्रोसिक्यूशन करना है, तो इनका काम होता है कि आप एविडेंसेस को कलेक्ट करें। सो मूविंग फर्दर कि अगर आप इंडिविजुअल केसेस सोसाइटी को ये चीज़ बताएं कि चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स बताए थे चाइल्ड मैरिजेस के, तो काउंसलिंग करते हुए ये चीज़ बता सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज के ये एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। सो दैट इज़ वाई यू शुड नॉट इंडल्ज इन चाइल्ड मैरिजेस। क्रिएट करना अवेयरनेस को कि क्या क्या इविल्स हैं ऑफ चाइल्ड मैरिज, सोसाइटी को सेंसिटाइज करना कि
चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, और जो भी होती हैं सारी चीज़ें कि कैंपेन्स वगैरह करना, और कोई भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ड्यूटी दी गई उसे निभाना। सो चाइल्ड जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। अगर सपोज करो कोई फीमेल चाइल्ड होती हैं, सपोज शी इज़ ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, और वो कोर्ट जाना चाहती हैं, अपनी मैरिज को वॉइडेबल करार देना चाहती हैं कोर्ट जाकर, तो उनकी एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं ये ऑफिसर्स। और क्या काम कर सकते हैं ये चाइल्ड ऑफिसर्स, तो इनको मतलब फीमेल्स को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मोर और लेस इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है टू प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड इश्यूज पे इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, सो अब हम आएंगे 2021 अमेंडमेंट पे, जिसका डिस्कशन मैं पहले के वीडियोस में कर चुकी हूँ, बट आप पॉज करके इसके की टेकआउट्स ले सकते हो कि हम एज बढ़ाना चाहते हैं, एज को 21 ईयर्स कर देना चाहते हैं, और लास्टली हम इस टाइम पीरियड को भी हम बढ़ा देना चाहते हैं, इसको हम अब 23 ईयर्स कर देना चाहते हैं। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्मिटी का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, सो हम इस लॉ को ओवर राइडिंग इफेक्ट देना चाहते हैं ओवर अदर लॉज। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बी कनेक्टेड फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू, बाय।